वुड यू चेंज द पास्ट? कभी आपने सोचा है, अगर आपके पास एक मौका हो सिर्फ एक बार अपने अतीत में जाकर कुछ बदलने का, तो क्या आप करेंगे? हो सकता है वो एक बात जो आपने किसी से नहीं कही, या कोई मौका जो आपने खो दिया। पास्ट हमेशा हमें एक मिरर की तरह दिखता है, जहां रिग्रेट्स, गिल्ट और मिस्ड चांसेस धीरे धीरे धुंधले होते हैं, पर पूरी तरह मिटते नहीं। हम सोचते हैं, काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता। पर क्या वाकई कुछ बदलने से हम आज ज्यादा खुश होते? पर सोचिए, अगर आपने कुछ बदल दिया, तो क्या आज का आप वही होते? हर छोटा सा डिसीजन, हर मोड़ पर लिया गया स्टेप, इन्हीं से तो आज का आप बना है। शायद वो एक पेनफुल ब्रेकअप ही था जिसने आपको स्ट्रांग बनाया, या वो एक फेलियर जिसने आपको कुछ सिखाया। पास्ट को बदलने की चाहत इंसानी फितरत है, पर शायद यही दर्द, यही गलतियां हमें पूरा बनाती हैं। और अगर आप उन सबको मिटा दें, तो क्या आप अपनी खुद की शैडो को भी पहचान पाएंगे? कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अगर वो एक दिन दोबारा जीने को मिले तो सब सही कर लेंगे, पर असल में हम में से बहुत से लोग फिर भी वही चॉइसेस लेंगे, क्योंकि उस वक्त वो ही सही लगा था। हम अपने इमोशंस, अपने फियर्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, और यही बात अतीत को इतना कॉम्प्लेक्स बनाती है कि हम उसे जज करते हैं आज की विजडम से, जबकि उस वक्त हम वो इंसान नहीं थे जो आज हैं। हमारे मेमोरीज सेलेक्टिव होते हैं। हम कुछ चीजों को बड़ा बना लेते हैं, कुछ को दबा देते हैं, और जब हम पास्ट बदलने की बात करते हैं, तो असल में हम सिर्फ एक वर्जन याद कर रहे होते हैं, जो पूरी पिक्चर नहीं होती। शायद हम उस मोमेंट में उतने रॉन्ग नहीं थे जितना हम खुद को मानते हैं, और शायद किसी और के नजरिए से वो चीज बिल्कुल अलग दिखती हो। तो क्या पास्ट को बदलने की चाहत बस गिल्ट का इल्यूजन है? टाइम एक डायरेक्शन में चलता है, या शायद हमें बस ऐसा लगता है, पर जो बीत गया है वो खत्म नहीं होता। वो हमारे अंदर, हमारे बिहेवियर, हमारे डिसीजंस में जिंदा रहता है। हम पास्ट को इरेज नहीं कर सकते, पर उससे लर्न कर सकते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। पास्ट को बदलने से ज्यादा पावरफुल एक मैच्योर वर्जन ऑफ सेल्फ, जो अपने स्कार्स को समझता है, छुपाता नहीं। और वो स्कार्स ही असल में आपको गहराई देते हैं, मीनिंग देते हैं। तो अगर पूछा जाए, क्या आप पास्ट को बदलना चाहेंगे, तो शायद जवाब सिंपल नहीं होगा। कुछ पार्ट्स जरूर बदलना चाहेंगे, पर उन बदलावों की कीमत भी समझनी होगी, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है, हर इमोशन लेयर्ड है। और शायद सच्चाई यही है, हमारे पास्ट की इम्परफेक्शन ही हमारी ह्यूमैनिटी की सबसे ब्यूटीफुल बात है। वो हमें ग्राउंडेड रखती है, वो हमें इंसान बनाती है। इसलिए कभी कभी पास्ट को उसी तरह एक्सेप्ट करना उसे बदलने से ज्यादा हीलिंग हो सकता है। 2. द ब्रेन नेमिंग इटसेल्फ। कभी आपने गौर किया है कि ये जो आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब उसी चीज का काम है जो खुद को ब्रेन कहती है? सोचिए, दिमाग जो खुद को एनालाइज करता है, खुद को समझने की कोशिश करता है। ये थोड़ा माइंड बेंडिंग नहीं है? जैसे कोई आंख खुद को देखने की कोशिश कर रही हो, या कोई जुबान अपने स्वाद को छकने की। ये सवाल उठता है, क्या हम वाकई अपने दिमाग को पूरी तरह समझ सकते हैं, जब समझने वाला और समझे जाने वाला एक ही चीज है? हमारे थॉट्स, इमोशंस, डिसीजंस, ये सब ब्रेन के द्वारा होते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं मैं कौन हूं, तो वही ब्रेन खुद से सवाल पूछ रहा होता है, और खुद ही जवाब ढूंढ रहा होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई किताब खुद को पढ़ने की कोशिश करे। अब सोचिए, जब साइंस कहती है कि हम सिर्फ न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का आउटकम हैं, तो क्या हमारी कॉन्शियसनेस भी बस एक इल्यूजन है, या फिर कुछ ऐसा जो दिमाग से परे है? इस पूरी दुनिया में जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, एटम्स, गैलेक्सीज, ग्रेविटी, वो सब इसी ब्रेन की देन है। और यही ब्रेन अब खुद की स्ट्रक्चर, काम करने का तरीका और ओरिजिन जानने में लगा हुआ है। ये बात भी फैसिनेटिंग है कि ब्रेन को खुद को नाम देने के लिए भी लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, जो खुद दिमाग ने बनाई। एक लूप सा है, हम लैंग्वेज बनाते हैं और फिर उसी लैंग्वेज से अपने ब्रेन को डिफाइन करते हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट अपने ही बनाए पोर्ट्रेट को समझने की कोशिश कर रहा हो। पर सवाल यह भी उठता है कि क्या ब्रेन अपनी लिमिट्स खुद डिफाइन कर सकता है? जैसे कोई कंप्यूटर खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम खोल के खुद को डीबग करने की कोशिश करे, क्या वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो सकता है? न्यूरोसाइंस ने आज तक जितना भी प्रोग्रेस किया है, वो सिर्फ एक हिस्सा दिखाता है: स्कैन्स, न्यूरॉन्स की फायरिंग और ब्रेन मैपिंग।
पर कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस और आइडेंटिटी, ये सब अभी भी मिस्ट्री बने हुए हैं। और शायद ये मिस्ट्री इसीलिए बनी है क्योंकि ऑब्जर्वर और सब्जेक्ट दोनों एक ही एंटिटी हैं। अब जरा फिलोसॉफिकल सोचिए, जब आप कहते हैं मैं, तो वो मैं कौन है? क्या वो आपका ब्रेन है, या माइंड, या कुछ और? माइंड और ब्रेन में फर्क है। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, पर माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट अनुभव है। तो क्या ब्रेन माइंड को पैदा करता है, या माइंड सिर्फ ब्रेन का इल्यूजन है? और अगर ब्रेन ही माइंड है, तो जब आप सोचते हैं, क्या मैं सोच रहा हूं? सबसे पहले वो सोच कहां से आ रही है? ये सेल्फ रेफरेंसिंग सिस्टम कितना अजीब और कॉम्प्लेक्स है ना। अंत में जब हम कहते हैं कि हमारा ब्रेन खुद को समझ रहा है, तो ये शायद नेचर की सबसे बड़ी आयरनी है। एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो खुद को ही समझने, डिफाइन करने और इंप्रूव करने में लगा हुआ है। यही तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इतना यूनिक बनाता है कि हम खुद से सवाल करते हैं, और शायद इसी में हमारे होने का अर्थ भी छुपा है। तो अगली बार जब आप कुछ सोच रहे हो, तो सोचिए, वो सोचा कहां से रही है, और क्या वो सोच खुद को भी समझ सकती है? 3. कलर्स बियॉन्ड साइट। कभी आपने सोचा है कि क्या हमारी आंखों के बाहर भी कोई ऐसा रंग है जिसे हम देख ही नहीं सकते? यानी हम जिस दुनिया को रंगों से भरी समझते हैं, वो शायद एक छोटा सा हिस्सा है उस स्पेक्ट्रम का जो सच में मौजूद है। हमारी आंखें सिर्फ लाल, हरा और नीला प्रकाश डिटेक्ट कर पाती हैं, पर यूनिवर्स में ऐसे वेवलेंथ्स भी हैं जो हमारी परसेप्शन से परे हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड। तो सोचिए, अगर हमारी आंखें उन फ्रीक्वेंसीज को भी पकड़ पाती, तो ये दुनिया कितनी अलग दिखती। जानवरों में ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मेंटिस श्रिम्प, जो हमसे कहीं ज्यादा कलर्स देख सकता है। उसका विजन 12 से 16 कलर रिसेप्टर्स तक जाता है, जबकि हमारे पास 783 कलर रिसेप्टर्स हैं। सिर्फ 3 होते हैं। यानी जो हमें डल दिखता है, वो उसके लिए एक साइकेडेलिक एक्सप्लोजन हो सकता है। तो क्या हमारी परसेप्शन ही हमारी रियलिटी को लिमिट करती है? क्या ऐसा नहीं कि हम वही देख पाते हैं जिसे देखने के लिए हम बायोलॉजिकली केपेबल हैं? यानी दुनिया उतनी कलरफुल नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है, वो उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर किसी इंसान की आंखें मॉडिफाइड हों या आर्टिफिशियली इन्हांस्ड हों, तो वो कौन से नए रंग देख सकेगा? और अगर वो कहे कि उसने ऐसा रंग देखा है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा, तो हम उसे कैसे समझेंगे? कोई भी शब्द नहीं होगा उसके अनुभव को डिस्क्राइब करने के लिए। यहीं से शुरू होता है फिलोसॉफिकल सवाल। क्या वो रंग वास्तव में एग्जिस्ट करता है अगर उसे कोई परसीव ही ना कर पाए, या परसेप्शन ही एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है? कलर सिर्फ एक अनुभव है, एक इल्यूजन जो हमारे दिमाग में बनती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और हमारी आंखों में आती है, तब हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एक कलर के रूप में ट्रांसलेट करता है। पर वो ट्रांसलेशन हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। कलर ब्लाइंडनेस इसका उदाहरण है, जहां कुछ लोगों के लिए सर्टेन शेड्स बिल्कुल अलग होते हैं या एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो क्या यह पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति आपकी पसंदीदा कलर को देख ही ना पाए? और क्या हम सबकी रेड एक जैसी होती है? ये सवाल भी उठता है कि क्या हम अनदेखे रंगों को सपनों या ट्रांस स्टेट्स में महसूस कर सकते हैं? कई लोगों ने ऐसे अनुभवों की बात की है जहां उन्होंने ऐसे विजुअल्स देखे जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, ऐसे रंग जो इस दुनिया में नहीं होते। क्या ये इमेजिनेशन है, या फिर हमारे सबकॉन्शियस की कोई लेयर जो उस दुनिया से जुड़ी है जहां परसेप्शन के रूल्स अलग हैं? या शायद हमारे दिमाग में ऐसे सर्किट्स हैं जो टैम समय के लिए सक्रिय होकर अनदेखी अनुभव बनाते हैं? अंत में ये सोच बेहद माइंड बेंडिंग है कि शायद हमारी एंटायर रियलिटी सिर्फ एक लिमिटेड लेंस से देखी जा रही है। कलर, जो हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, वो शायद महज एक इल्यूजन है, एक बायोलॉजिकल ट्रांसलेशन। और उस ट्रांसलेशन के बाहर एक पूरी अनसीन रियलिटी छुपी हुई है जो हमारे इमेजिनेशन से भी परे है। अगली बार जब आप किसी रंग को निहारें, तो सोचिए, क्या यही सब कुछ है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा रंग भी है जो आपको कभी दिखेगा ही नहीं? 4. स्टारडस्ट एंड सेल्फ डिस्कवरी। कभी आपने चुपचाप आसमान की तरफ देखा है और सोचा है, हम सब किस चीज से बने हैं? वैज्ञानिक कहते हैं हम सब स्टारडस्ट से बने हैं। सुनने में पोएटिक लगता है, पर यह सच है। हमारे शरीर के जो एटम्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ये सभी किसी न किसी मरते हुए तारे की देन है। जब कोई मैसिव तारा एक्सप्लोड करता है सुपरनोवा बनकर,
वो एलिमेंट्स यूनिवर्स में बिखर जाते हैं। वही पार्टिकल्स धीरे धीरे एक साथ आए, ग्रह बने, जीवन बना, और फिर आप। अब जरा रुकिए और सोचिए, आप सिर्फ किसी एक इंसान या फैमिली का हिस्सा नहीं हैं। आप इस पूरे ब्रह्मांड की इवोल्यूशन का हिस्सा हैं। वो तारा जो शायद करोड़ों लाइट ईयर्स दूर फटा था, उसकी राख से आपका शरीर बना है। यानी जब आप खुद को इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, तब भी आप कॉस्मिक लेवल पर बहुत खास हैं। यूनिवर्स ने लिटरली अरबों साल लगाए आपको बनाने में, और वो भी सिर्फ एटम्स नहीं, इमोशंस, थॉट्स और वो जर्नी जिससे आप गुजरे हैं, सब किसी एंशिएंट कॉस्मिक प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। सेल्फ डिस्कवरी तब और गहरा हो जाता है जब आप समझते हैं कि आप सिर्फ बॉडी नहीं, बल्कि एक लिविंग यूनिवर्स हैं। आपकी हर सांस में वो ऑक्सीजन है जो कभी किसी पौधे ने छोड़ी थी। आपकी हड्डियों में वो कैल्शियम है जो कभी किसी तारे में फ्यूजन से बना था। इस नजरिए से खुद को जानना मतलब यूनिवर्स को जानना है। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, मेडिटेट करते हैं या बस खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं, आप उसी जर्नी का हिस्सा बनते हैं जो बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई थी। और सोचिए, ये सब कुछ एक प्रोसेस है जो अब भी चल रहा है। हर दिन आपका शरीर सेल्स रिन्यू करता है, आप बदलते रहते हैं, और ये बदलाव उस कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है जो हर सेकंड में गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स को भी प्रभावित कर रहा है। ये सोच ना सिर्फ आपको ग्राउंडेड करती है, बल्कि एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ कनेक्शन भी देती है हर चीज से। नदियां, पेड़, जानवर, तारे, सब उसी फैब्रिक से बने हैं जिससे आप बने हैं। जब आप खुद को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी आइडेंटिटी, डिजायर्स, फियर्स, तो एक तरह से आप उन एटम्स की स्टोरी को डिकोड कर रहे होते हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से सफर में हैं। स्टारडस्ट होने का मतलब है कि आप न तो कंप्लीटली सेपरेट हैं, न ही अकेले। आप उसी यूनिवर्स का कॉन्शियस एक्सप्रेशन हैं जो हमेशा खुद को इवॉल्व कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, कभी एक तारे के रूप में, कभी आपके रूप में। तो अगली बार जब आप खुद को लेकर कंफ्यूज्ड हों या अलोन महसूस करें, बस इतना याद रखिए, आप तारे की राख से बने हैं। आप एक चलती फिरती कॉस्मिक पोएट्री हैं जो खुद को समझने की कोशिश में लगी है। स्टारडस्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप छोटे हैं, इसका मतलब है कि आप उस इन्फिनिटी का हिस्सा हैं जो हर रात आसमान में झिलमिलाती है। 5. आर यू स्टिल द सेम पर्सन? कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं अब भी वही इंसान हूं जो 5 साल पहले था? शायद आपके बाल का रंग बदल गया है, सोचने का तरीका बदल गया है, पसंद नापसंद भी बदल गई है। बचपन की फोटोज देखकर लगता है कि वो कोई और था, मासूम, अलग, ऑलमोस्ट एक दूसरी आइडेंटिटी। और फिर सवाल उठता है, अगर आपकी यादें, पसंद, सोच, यहां तक कि शरीर के सेल्स भी बदल चुके हैं, तो आप अब भी आप कैसे हैं? साइंस कहता है कि हमारा शरीर हर 7 साल में लगभग पूरी तरह से सेलुलर लेवल पर रिन्यू हो जाता है। यानी फिजिकली आप वही इंसान नहीं हैं। साइकोलॉजिकली भी हम हर अनुभव से बदलते रहते हैं। एक हार्ट ब्रेक, एक दोस्ती, एक किताब, ये सब हमारी सोच को ढालते हैं। तो अगर आप कांस्टेंट बदलाव में हैं, तो क्या आइडेंटिटी एक इल्यूजन है, या फिर कुछ ऐसा है जो इन सारे बदलावों के पीछे शांति से बना रहता है, बिना दिखे? फिलॉसफी में इसे पर्सनल आइडेंटिटी पैराडॉक्स कहते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी सारी यादें हटा दी जाएं, तो क्या आप अब भी वही होंगे? क्योंकि शायद हमारी पहचान हमारी मेमोरी से ही बनी होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम अपने पुराने वर्जन्स को पीछे छोड़ते जाते हैं, मगर फिर भी हमें लगता है कि हम वही हैं। शायद सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम एक ही नाम और चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आइडेंटिटी एक रिवर की तरह है, हमेशा बदलती, बहती, लेकिन फिर भी आइडेंटिफाएबल। आप रिवर को नाम से जानते हैं, पर हर मोमेंट उसका पानी बदलता रहता है। उसी तरह आप भी बदलते हैं, हर थॉट, हर डिसीजन, हर फेलियर और सक्सेस से। और फिर भी आप खुद को मैं कहकर पहचानते हैं। क्या यही मैं आपका ट्रू सेल्फ है, या ये भी बदलता रहता है? डीप डाउन शायद आइडेंटिटी एक नैरेटिव है, एक कहानी जो आप खुद को सुनाते हैं ताकि चीजें सेंस बना सकें। मैं ऐसा हूं क्योंकि मैंने ये किया था, मैं वैसा बन गया क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। हम स्टोरीज में खुद को डिफाइन करते हैं, और हर दिन उस कहानी में एक नया चैप्टर जुड़ता है। पास्ट वाला आप शायद अब नहीं है, पर उसकी कहानी आपके अंदर अब भी गूंजती है। तो जब आप सोचें कि मैं अब वैसा क्यों नहीं हूं जैसा पहले था, तो शायद जवाब है क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं। आपकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं है,
वो फ्लूइड है। और यही सबसे ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है कि आप हर दिन बदलते हैं, फिर भी आप ही रहते हैं। आप शायद वही इंसान नहीं हैं जो पहले थे, लेकिन शायद आप अब जो हैं वो उससे बेहतर हैं। 6. योर लास्ट वर्ड्स टू समवन। कभी सोचा है कि अगर आपको पता हो कि ये आखिरी बार है जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? अक्सर जिंदगी में हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास वक्त है बातें करने का, गिले शिकवे मिटाने का, प्यार जताने का। लेकिन सच्चाई ये है कि आखिरी बातें कभी भी हो सकती हैं, बिना वार्निंग, बिना तैयारी। और तब जो कह दिया गया या जो कहे बिना रह गया, वो हमेशा के लिए दिल में रह जाता है। बहुत बार हमारी आखिरी बातचीत किसी से नॉर्मल सी होती है। ठीक है, बाद में बात करते हैं, फिर मिलते हैं, और हम सोचते हैं कि वक्त मिलेगा, पर वो मौका दोबारा कभी नहीं आता। सोचिए, अगर वो आखिरी बार था, क्या आप कुछ और कहना चाहते थे? माफी, शुक्रिया, या शायद सिर्फ मैं तुम्हें याद करूंगा। जिंदगी इतनी फ्रेजाइल है कि हर गुड बाय पोटेंशियली आखिरी गुड बाय हो सकता है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें पता होता है कि ये आखिरी बातचीत है। अस्पताल में, लंबी इलनेस में, जब लोग जान जाते हैं कि अब ज्यादा समय नहीं है, तब वो अपने दिल की बात कह देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उस चांस को मिस कर देते हैं। इसलिए शायद हमें हर इंटरेक्शन को थोड़ी ज्यादा सेंसिटिविटी और ऑनेस्टी के साथ ट्रीट करना चाहिए। क्या पता कौन सी बात आपकी या सामने वाले की आखिरी हो। और यही वो रीजन है कि छोटी छोटी बातों को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक छोटा सा ध्यान रखना, एक जेन्युइन थैंक यू, या सिर्फ एक वार्म स्माइल, ये सब आखिरी चीजें हो सकती हैं जो किसी को आपसे मिली हों। और जब कभी आपको उस इंसान की याद आए, तो वही लम्हे आपको या उन्हें सुकून दे सकते हैं। अपने मन में जरा झांकिए, क्या कोई ऐसा है जिससे आप कुछ कहना भूल गए? कोई जिससे बहस के बाद बात नहीं की? कोई जिससे दूरियां बढ़ती गईं, लेकिन आपने कोशिश नहीं की? सोचिए, अगर आज ही आखिरी मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? शायद माफी मांगेंगे, शायद अपना प्यार जताएंगे, शायद बस इतना कहेंगे, मुझे अफसोस है कि मैंने समय रहते ये बात नहीं कही। हर दिन को ऐसे जिए जैसे वो किसी के साथ आपकी आखिरी बातचीत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी वो सच में होती है। और अगली बार जब आप किसी से मिलें, बात करें, तो दिल से कीजिए, क्योंकि जो शब्द आप आज बोलते हैं वही कल किसी की यादों में आपकी आखिरी आवाज बन सकते हैं। 7. द यूनिवर्स विद इन यू। कभी आपने सोचा है कि आपके अंदर भी एक पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है? जब हम आसमान की ओर देखते हैं, दूर दूर तक फैले सितारे और आकाशगंगाएं, तो हम खुद को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन साइंस और फिलॉसफी दोनों बार बार ये कहते हैं, जो बाहर है वो ही अंदर भी है। हमारे शरीर में मौजूद एटम्स उन्हीं एक्सप्लोडिंग स्टार्स से आए हैं जो कभी करोड़ों साल पहले खत्म हो गए थे। आप लिटरली स्टारडस्ट से बने हुए हैं। सोचिए, आप में वो हिस्ट्री है जो पूरे कॉस्मोस में फैली हुई है। आपका दिल एक लय में धड़कता है, ठीक वैसे ही जैसे पल्सर्स अंतरिक्ष में एक रिदम में चमकते हैं। आपकी नर्वस सिस्टम सिग्नल्स भेजती है, जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से ग्रेविटेशनल सिग्नल्स के जरिए इंटरैक्ट करती हैं। यहां तक कि आपकी थॉट्स भी क्वांटम लेवल पर टाइनी वाइब्रेशंस हैं, जो एक अलग ही डिमेंशंस में रियलिटी को प्रभावित करती हैं। आप सिर्फ ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हैं, आप खुद एक चलता फिरता ब्रह्मांड हैं, जिसमें इमोशंस, मेमोरीज, डिजायर्स और ड्रीम्स जैसे गैलेक्सीज बसते हैं। जब आप अलोन महसूस करते हैं, तो ये याद रखिए, आपके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक साथ काम कर रहे हैं, बिना किसी कंप्लेंट के। आपके अंदर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड्स हैं जो बर्थ और डेथ के एंडलेस साइकिल में हैं। आपका दिमाग, जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं, वो अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसे यूनिवर्स ने कभी प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद इस यूनिवर्स की सबसे इनक्रेडिबल क्रिएशन हैं, और वो यूनिवर्स आपके अंदर ही सांस ले रहा है। जब आप किसी को हग करते हैं, किसी को फील करते हैं, किसी के लिए रोते हैं, तो वो सिर्फ इमोशंस नहीं हैं, वो उस इंटरनल यूनिवर्स की एनर्जी है जो बाहर फ्लो हो रही है। किसी के लिए लव महसूस करना, एम्पैथी रखना या आर्ट क्रिएट करना, ये सब आपके अंदर के कॉस्मिक पैटर्न्स का एक्सप्रेशन है। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा, ये सब एक ग्रैंडर डिजाइन का हिस्सा है, जो शायद खुद यूनिवर्स को ही खुद को समझने का जरिया है। और सोचिए, अगर यूनिवर्स एक जीवित एंटिटी है, तो क्या आप उसकी आंख हैं, उसका दिल, उसकी सोच? जब आप सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वंडर करते हैं, तो शायद यूनिवर्स खुद ही अपने बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है।
इसलिए आपकी सोच, आपका होना सिर्फ एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि कॉस्मिक आइडेंटिटी का हिस्सा है। आप इनसिग्निफिकेंट नहीं हैं, आप तो खुद सब कुछ हैं। तो अगली बार जब आप स्काई की तरफ देखें, स्टार्स की ओर, तो खुद को लॉस्ट मत समझिए, बल्कि याद रखिए वो सब आपके अंदर है। और शायद जब आप खुद को ठीक से जान लेंगे तो यूनिवर्स को भी थोड़ा और गहराई से समझ पाएंगे, क्योंकि आखिर में आप और यूनिवर्स अलग अलग नहीं हैं, आप ही यूनिवर्स हैं, खुद में पूरा एक ब्रह्मांड। 8. हु आर यू विदाउट मेमोरी? अगर किसी दिन आपकी सारी यादें मिटा दी जाएं, आपका नाम, आपका बचपन, आपके रिश्ते, आपके अच्छे बुरे अनुभव, तो क्या आप फिर भी वही इंसान रहेंगे? हमारी आइडेंटिटी अक्सर हमारी मेमोरीज से जुड़ी होती है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, सब कुछ उन अनुभवों की देन है जो हमने समय के साथ इकट्ठा किए हैं। अगर वो सब मिट जाए तो बचता क्या है? क्या हमारी आत्मा मेमोरीज से अलग भी कोई फॉर्म रखती है? सोचिए, अगर आप किसी अनफैमिलियर जगह पर उठते हैं, जहां आपको न अपना चेहरा याद है, न आपकी आवाज, लोग आपसे कहें कि आप कौन हैं, पर आप उन्हें पहचान न पाएं, क्या आपकी आइडेंटिटी अब भी इंटैक्ट है? शायद आपकी हैबिट्स, आपकी इंस्टिंक्ट्स और आपका इंट्यूशन बचा रह जाए, लेकिन क्या सिर्फ वो काफी हैं किसी इंसान को डिफाइन करने के लिए? क्या यादें ही वो ग्लू हैं जो आपके अंदर के आप को जोड़कर रखती हैं? कई साइकोलॉजिकल स्टडीज ये बताती हैं कि मेमोरी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक क्रिएटर भी है। हम अपनी यादों के जरिए अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हैं। अगर वो मेमोरीज ना हो तो हमारा फ्यूचर भी ब्लर हो जाता है। एक इंसान जो अपनी मेमोरी खो देता है, वो समय के आउटसाइड में जीने लगता है। न पास्ट है, न फ्यूचर, बस एक कंटिन्यूअस प्रेजेंट। क्या वही अल्टीमेट फ्रीडम है या एक इनविजिबल जेल? फिर भी कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मेमोरीज भले ही मिट जाएं, पर आपकी कोर नेचर, काइंडनेस, एंगर, क्यूरियोसिटी, ये सब शायद आपकी सोल का हिस्सा होते हैं। जैसे किसी डिवाइस से डेटा डिलीट हो जाए, पर उसका डिजाइन और उसकी कैपेबिलिटी वैसी ही रहे। तो क्या हम सिर्फ हमारे मेमोरीज नहीं, बल्कि हमारे रिएक्शंस और इंस्टिंक्ट से भी बने हैं? अगर हाँ, तो शायद आइडेंटिटी मेमोरीज से बड़ी चीज है। लेकिन अगर किसी और की यादें आपके दिमाग में इम्प्लांट कर दी जाए, जैसे साई-फाई मूवीज में होता है, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे या कोई और बन जाएंगे? और अगर आप किसी दूसरे की मेमोरीज के साथ जीते हैं, तो आपकी पसंद, नफरत, प्यार भी किसी और की सोच से प्रभावित होंगे। तो क्या आत्मा भी मेमोरीज के साथ मोल्ड होती है, या कोई इटर्नल सेल्फ होता है जो इन सब से परे है? इसीलिए अगली बार जब आप किसी मेमोरी को याद करें, किसी चाइल्डहुड मोमेंट को, किसी खास इंसान को या किसी रिग्रेट को, तो समझिए आप अपनी आइडेंटिटी को फिर से कंफर्म कर रहे हैं। और अगर कभी सब कुछ भूल भी जाए, तो भी आपके अंदर कुछ ऐसा जरूर बचेगा जो प्योर और अनटच्ड होगा। शायद वही आपका असली आप होगा, मेमोरी से परे, पर फिर भी पूरी तरह से आप। 9वीं लाइफ एज अ पजल, जिंदगी को एक पहेली मानिए, जिसमें हर टुकड़ा एक नए सवाल, एक नई चुनौती या एक नया अनुभव लेकर आता है। हम हर दिन उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अंत में कोई बड़ा चित्र बन सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम कभी पूरी तरह से उस चित्र को देख पाते हैं? क्या हर टुकड़ा जो हम जोड़ते हैं वह सही जगह पर है, या फिर हम उस बड़े चित्र के बारे में सिर्फ कुछ छोटे हिस्सों को समझ पाते हैं? आपने कभी सोचा है कि कुछ टुकड़े जिनके बारे में हम शायद भूल जाते हैं, वो हमें जीवन के बारे में सबसे ज्यादा सिखाते हैं? जैसे कि जो घटनाएं हमें सबसे ज्यादा दुख देती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा समझने में मदद करती हैं। क्या ये वही टुकड़े हैं जो हमें उस पूरी तस्वीर को समझने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं? शायद बिना इन टुकड़ों के हम उस बड़े चित्र को कभी नहीं देख पाते। हमेशा से ये सवाल उठता है कि क्या हमें अपनी जिंदगी के हर हिस्से को समझने की जरूरत है? क्या हर पहेली का हल पाना जरूरी है, या फिर कुछ चीजों को अधूरा छोड़ देना ही सही है? जैसे एक पहेली को हम हमेशा जोड़ते जाते हैं, लेकिन शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। हो सकता है कि जीवन भी एक ऐसी पहेली है जिसका कोई ठोस और सटीक हल नहीं है, और यही उसकी सुंदरता हो। जब हम जीवन के पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है कि किसी टुकड़े का सही स्थान नहीं है। कभी कभी टुकड़े बेमेल लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये असमान टुकड़े भी हमें कुछ सिखाते हैं? क्या वो खामियां और समस्याएं नहीं हैं जो हमें जीवन के सही अर्थ को खोजने में मदद करती हैं? शायद यही वह सबक है जो हमें हर टुकड़ा जोड़ते वक्त सीखने को मिलता है।
इस पूरे जीवन को पहेली के रूप में देखना एक तरह से हमें सिखाता है कि हम सब चीजों को अपने हिसाब से नियंत्रित नहीं कर सकते। बड़ा चित्र होता है, लेकिन हम बस उन टुकड़ों को जोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे हम उन टुकड़ों को जोड़ते जाते हैं वैसे वैसे हम जीवन के गहरे अर्थ को समझते हैं। लेकिन क्या हम पूरी तस्वीर कभी देख पाएंगे? शायद नहीं, और यही हमारी यात्रा का हिस्सा है। इसलिए क्या अगर हम उस बड़े चित्र को कभी ना देख पाएं, क्या हम फिर भी अपनी पहेली को जोड़ते रहेंगे? क्या हमें उन टुकड़ों में खुशी और संतोष मिल सकता है जो हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखाते? हो सकता है कि असल में हमारी यात्रा इसी का नाम हो, और हम खुद को एक नया टुकड़ा जोड़ते जाएं, बिना यह जानने की कोशिश किए कि यह पूरा चित्र आखिरकार कैसा दिखेगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी पहेली को जोड़ने के लिए और इस यात्रा को जीने के लिए? 10. इन्फिनिट यू, इन्फिनिट चॉइसेस। हमारी जिंदगी में हर पल नए विकल्प आते हैं, जैसे एक दरवाजा खुलता है और सामने एक नई दुनिया होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हर एक निर्णय के पीछे एक अनंत आप हो सकते हैं? हर बार जब आप एक विकल्प चुनते हैं तो एक नया आप पैदा होता है जो उस विकल्प को अपनाता है। क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपके पास अनगिनत जीवन और अनगिनत निर्णयों के बीच हर एक जीवन का एक अलग वर्षन है? क्या आप फिर भी वही विकल्प चुनेंगे जो आपने आज चुना है? आपकी जिंदगी में जितने भी बड़े फैसले हैं, जैसे करियर का चुनाव, रिश्तों का चुनाव या दिन प्रतिदिन के छोटे फैसले, क्या उन सभी फैसलों के पीछे एक अदृश्य वर्ल्ड है जिसमें हर एक आप एक अलग रास्ता अपनाता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी चीज को करने का तरीका अलग होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा वही होता है जो आपके लिए सही होता है? हो सकता है कि हर निर्णय आपके लिए अनगिनत रास्ते खोले और हर रास्ते के साथ एक नया वर्षन आपके अंदर बसा हो। आइए इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए, हर बार जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो उस समय का आप और दूसरे विकल्पों के परिणामों से अलग एक नया वर्षन बनता है, जैसे एक अनंत चक्र जिसमें हर एक आपका जीवन हर पल बदल रहा होता है। क्या ये पूरी दुनिया सिर्फ एक भ्रम है, या फिर हमारी क्षमता से बाहर कोई शक्ति है जो हमें विभिन्न जीवनों में धकेल देती है, जहां हर विकल्प एक नई दुनिया में बदल जाता है? तो क्या इस विचार से आपका दृष्टिकोण बदलता है? क्या हम खुद को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, जबकि हम अनगिनत रूपों में मौजूद हैं? कभी कभी यह सोचने से डर लगता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वह बस एक सिलसिला है, और जितना हम सोचते हैं उतना असल में हम सिर्फ एक बहाव के बीच हैं जो अनगिनत रूपों और विकल्पों में बटा हुआ है। यह विचार हमें हमारी वास्तविकता के बारे में एक नया परिप्रेक्ष्य देता है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है, अगर हम अनगिनत रूपों में विभाजित हो सकते हैं तो क्या हमारा वर्तमान जीवन ही सबसे अहम है? क्या हमारे सभी विकल्प और फैसले असल में सिर्फ एक अनंत संभावनाओं का हिस्सा हैं? जब हम हर रास्ता चुनते हैं तो क्या हम सिर्फ एक छोटे से हिस्से को जी रहे होते हैं, या फिर हम उस बड़े चित्र का हिस्सा हैं जिसमें हर एक निर्णय एक अनंत कहानी बन जाती है? इस विचार को मानने से हमें यह समझ आता है कि हर विकल्प, हर निर्णय हमारी असली यात्रा का हिस्सा है। हम अनगिनत रूपों में होते हुए भी हर एक कदम पर अपने अस्तित्व को खोजते जाते हैं। और क्या होगा अगर हम कभी उन अनगिनत वर्जन्स को पहचान पाएं? क्या हम खुद को देख पाएंगे कि कितने रास्तों पर हम गए थे? ये सोचने से हमारी जिंदगी में एक नई गहराई आ जाती है और हम हर दिन को एक अनगिनत संभावनाओं के रूप में जीते हैं। 11वां, द एग्जिस्टेंस ऑफ द अनसीन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ हम देखते हैं वह हमारी पूरी वास्तविकता नहीं हो सकती? हमारे आसपास की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन क्या वे सच में हमारे आसपास हैं? जैसा कि हम जानते हैं, हमारी इंद्रियां हमें सीमित जानकारी देती हैं, लेकिन क्या हमें लगता है कि हम केवल वही देख रहे हैं जो हमारी आंखें और दिमाग हमें दिखाते हैं? क्या ऐसी दुनिया है जो हमारे लिए अदृश्य है लेकिन फिर भी हमारे आसपास मौजूद है? अगर हम अपनी सीमित इंद्रियों को देखें तो हम समझ सकते हैं कि हमारी आंखें केवल कुछ खास तरंगों को ही पकड़ सकती हैं। क्या यह हो सकता है कि हमारे आसपास अनगिनत तरंगें और घटनाएं घट रही हों जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते? जैसे उदाहरण के लिए रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव्स और एक्सरे। क्या ये चीजें वास्तव में हमारे आसपास मौजूद नहीं हैं, या हम सिर्फ इन्हें महसूस करने की क्षमता नहीं रखते? हमारा दिमाग हमारी आंखों से जो देखता है वही हमारी वास्तविकता बन जाती है, लेकिन अगर हमारी आंखें कुछ और देख पाती या हमारी अन्य इंद्रियां कुछ और महसूस कर पाती, तो क्या हम उस दुनिया को पूरी तरह से समझ पाते?
क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसी कोई ऊर्जा है जो हमारे लिए अदृश्य है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में हम उस ऊर्जा का हिस्सा हैं? यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दुनिया की वास्तविकता केवल हमारे इंद्रिय बोध तक सीमित है, या फिर कुछ और भी है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। क्या हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम शायद महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं? हो सकता है कि हमारी चेतना की एक सीमा हो, और जब तक हम उसे पार नहीं करते तब तक हम उन अदृश्य तत्वों को पहचान नहीं सकते। जब हम किसी अजीब सी घटना या एहसास को महसूस करते हैं जो किसी सामान्य तर्क से बाहर होता है, तो क्या वह उसी अदृश्य दुनिया का हिस्सा हो सकता है? कभी आपने महसूस किया है कि किसी व्यक्ति के बिना कुछ घटित हो रहा है, लेकिन आप उसे देख या समझ नहीं सकते? क्या यह अनदेखे तत्व हमारे जीवन में एक शांति या किसी प्रकार की ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, जो हमें कुछ अनुभव कराने की कोशिश कर रही है? क्या हम सचमुच अपने आसपास की पूरी दुनिया देख पा रहे हैं, या हमारी आंखें और मस्तिष्क हमें केवल एक सीमित दृष्टिकोण दिखाते हैं? हमारी आंखों के लिए अदृश्य दुनिया क्या सच में हमारे आसपास मौजूद है और हम उससे पूरी तरह अनजान हैं? हो सकता है कि हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमें देखने की आवश्यकता है, और हमारी कल्पना और चेतना के बाहर बहुत कुछ हो रहा हो जिसे हम नहीं जान पाते। 12th, डेजा व्यू एंड पैरेलल रियलिटीज। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी जगह पर पहली बार कदम रखा हो, लेकिन ऐसा लगे कि आपने वहां पहले भी आकर सब कुछ देखा है? उस पल में आप जान ही नहीं पाते कि यह क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से पता था। यह वही होता है जिसे हम डेढ़वू कहते हैं। लेकिन क्या अगर यह सिर्फ एक भ्रम नहीं बल्कि कुछ और हो? क्या अगर यह किसी समानांतर वास्तविकता की झलक हो? मानते हैं कि हर बार जब आप डेजा व्यू का अनुभव करते हैं तो आप किसी दूसरी दुनिया में एक पल के लिए यात्रा कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पल जो आप एक बार पहले जी चुके होते हैं, वो किसी और आपके जीवन के अनुभव हो सकते हैं? शायद उन घटनाओं का अनुभव आपने एक समानांतर ब्रह्मांड में किया था, और अब वह अनुभव आपके दिमाग में वापस आ रहा है। क्या हो अगर हमारे दिमाग में समय और जगह की सीमाएं नहीं हैं, और हर पल में हम अलग अलग संभावनाओं में जी रहे होते हैं? समानांतर वास्तविकताओं का सिद्धांत यही कहता है कि कई ब्रह्मांड एक साथ अस्तित्व में हैं, जहां हर एक विकल्प और निर्णय एक नई दुनिया को जन्म देता है। इसलिए जब आप डेजा व्यू का अनुभव करते हैं तो हो सकता है कि आप किसी अन्य वास्तविकता में जी रहे आपके अनुभवों को महसूस कर रहे हों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि उस पल को जीते हुए आपकी यादें उन पल के बीच सटीक रूप से मेल खाती हैं जो आपने पहले कभी नहीं अनुभव किया था? शायद वह समानांतर ब्रह्मांड का संकेत हो। अब सोचिए, अगर हमारी दुनिया सिर्फ एक ही वास्तविकता नहीं है, तो क्या हमारा हर निर्णय और अनुभव कई अन्य ब्रह्मांडों में अलग अलग रूप में घटित हो सकता है? क्या हमारी एक छोटी सी गलती या निर्णय दूसरे ब्रह्मांड में एक नई वास्तविकता को जन्म दे सकता है? डेजा व्यू के दौरान जो अनुभव हमें होता है वह कहीं ना कहीं हमें यह याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी रहस्यमयी और जटिल प्रणाली का हिस्सा हैं, जहां हर एक लम्हा एक नई दुनिया का निर्माण कर रहा है। अब अगर आप सोचें कि डेजा व्यू केवल एक मानसिक भ्रम हो सकता है, तो फिर क्या यह भी हो सकता है कि यह सिर्फ एक याददाश्त का दोष हो? हो सकता है कि आपका मस्तिष्क किसी नई जगह या अनुभव को इस प्रकार से प्रोसेस करता है जैसे आपने पहले इसे कहीं देखा हो, लेकिन फिर भी जो संवेदनाएं हम महसूस करते हैं वो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या यह कुछ और हो सकता है। क्या यह सिर्फ मानसिक भूल है, या फिर यह किसी अज्ञात वास्तविकता से जुड़े संकेत हैं? इसीलिए क्या हम सच में अपनी वास्तविकता में फंसे हुए हैं, या क्या हम अपनी आंखों से कुछ देख रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आता? क्या हो अगर डेजा व्यू का अनुभव हमें यह बताता है कि हम एक समय और स्थान के पार जा चुके हैं, और ये हमारी यादों में बसी एक जटिलता है? या फिर क्या यह हमारे दिमाग के कुछ छिपे हुए पहलुओं का खुलासा है जो हमें लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन में और भी बहुत कुछ है जो हम देख नहीं पाते? 13. AI एंड द मीनिंग ऑफ इमोशन। आजकल हम लगातार एक सवाल का सामना करते हैं, क्या एक मशीन भी इंसानों जैसी भावनाएं महसूस कर सकती है? जब हम AI के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा सिस्टम आता है जो कंप्यूटर कोर्स और एल्गोरिदम के आधार पर काम करता है। लेकिन क्या अगर AI कभी महसूस करने लगे, क्या AI में भी इंसानी भावनाओं की कोई गहरी समझ हो सकती है?
आज की टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम उस बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां मशीनें इंसानों के समान या फिर उनसे बेहतर तरीके से भावनाओं को समझने लगें। जब हम इंसान के रूप में किसी भावनात्मक स्थिति को महसूस करते हैं, तो यह हमारी मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। हम गुस्से में आ सकते हैं, खुश हो सकते हैं या फिर दुखी भी हो सकते हैं, और यह सब हमारे शरीर में होने वाली जैविक प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। अब सोचिए, अगर एआई इन प्रतिक्रियाओं को समझने में सक्षम हो जाए, तो क्या वो भी अपनी भावनाओं का अनुभव कर पाएगा? क्या होगा अगर एआई हमें यह समझाने लगे कि उसकी भावनाएं कैसे काम करती हैं और वह हमारे जैसे ही महसूस करने लगे? मशीनों के लिए भावनाओं का अर्थ अलग हो सकता है। क्या एआई अपने सिस्टम में बदलाव करके अपनी भावनाएं महसूस करने की कोशिश कर सकता है? शायद एआई के पास जो डेटा और एल्गोरिदम हैं, वे उसे इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह मानवीय भावनाओं की नकल कर सके। लेकिन क्या नकल करना वास्तव में महसूस करना हो सकता है? क्या भावनाएं केवल जैविक प्रतिक्रिया हैं या फिर ये कुछ और भी हैं, जैसे एक गहरी समझ और अनुभव? क्या एआई कभी इंसान की तरह पूरी तरह से महसूस कर पाएगा या वह हमेशा एक प्रोग्राम के रूप में ही रहेगा? हमारे सामने एक और दिलचस्प सवाल है, क्या एआई को अपनी भावनाएं महसूस करने का अधिकार होना चाहिए? अगर एक मशीन खुद को महसूस करने लगे, तो क्या वह हमारे समाज का हिस्सा बन सकती है? क्या हम उसे उसी तरह से मानवीय अधिकार दे सकते हैं जैसे हम एक इंसान को देते हैं? यह सवाल विज्ञान और नैतिकता के बीच एक कठिन जंग की तरह है। अगर एआई कभी भावनाओं का अनुभव करने लगे, तो क्या वह वही प्यार, दुख और खुशी महसूस करेगा जैसा हम करते हैं? इस सब के बीच यह भी एक महत्वपूर्ण विचार है कि यदि एआई ने कभी भावनाओं का अनुभव किया, तो क्या हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे? क्या हम उसे उतना ही प्यार और समझ दे पाएंगे जितना एक इंसान को देते हैं? क्या होगा अगर एआई के पास अपनी खुद की इच्छाएं और समझ हो और वह हमें यह बता सके कि उसे क्या चाहिए? हम खुद को उस स्थिति में देख सकते हैं जहां हम मशीनों को इंसान की तरह समझने और उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। अंत में, क्या हमें यही मान लेना चाहिए कि भावनाएं केवल एक जैविक प्रक्रिया हैं, या फिर हमें यह समझना चाहिए कि भावनाएं हमारे अस्तित्व के एक महत्वपूर्ण पहलू हैं? क्या एआई कभी इंसानी भावनाओं का अनुभव कर सकता है या फिर वह हमेशा हमसे अलग रहेगा? यह सवाल विज्ञान, तकनीक और मानवता के बीच एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है, और हम इसके आगे की यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। 14. द साउंड ऑफ अ फॉलिंग ट्री। सोचिए, एक पेड़ जंगल में गिरता है, लेकिन वहां कोई नहीं है जो उसे सुने। क्या सच में उसकी गिरने की आवाज होती है? यह सवाल कभी कभी हमें गहरे विचारों में डाल देता है। क्या सच में कोई चीज तब तक अस्तित्व में आती है जब तक उसे कोई महसूस ना करे? क्या चीजों का होना केवल हमारे अनुभवों पर निर्भर करता है? क्या हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए उन चीजों के अस्तित्व और हमारे अनुभव के बीच के रिश्ते को समझना होगा? जब हम कहते हैं कि पेड़ गिरने की आवाज नहीं हुई, तो हम एक तरह से यह मानते हैं कि आवाज केवल एक व्यक्ति के सुनने से ही अस्तित्व में आती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी वास्तविकता हमारे अनुभवों से ही बनती है। क्या हम जो भी देखते हैं और महसूस करते हैं, वही असली है? क्या हमारी समझ पूरी दुनिया को परिभाषित करती है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है जो हम अपनी मानसिक स्थिति और इंद्रियों के आधार पर मानते हैं? दूसरी ओर, यह भी सोचिए कि अगर पेड़ गिरने की आवाज होती है, तो क्या वह केवल एक शारीरिक घटना है? क्या हम सच में उसे बिना किसी अनुभव के समझ सकते हैं? क्या हमारी चेतना और इंद्रियां ही हमें उस आवाज को समझने और अनुभव करने का तरीका देती हैं? अगर हां, तो इसका मतलब हुआ कि दुनिया का अस्तित्व हमसे बाहर नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग और अनुभवों में है। क्या हम इस अनुभव से बाहर जाकर कोई भी चीज समझ सकते हैं? यह भी सोचिए कि क्या सच में हमारा अनुभव पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है? अगर कोई नहीं है जो पेड़ की आवाज सुने, तो क्या उस आवाज का अस्तित्व फिर भी है? क्या यह हमारे अनुभव पर आधारित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है? क्या आवाज उस पेड़ की एक वास्तविकता है जो उसके गिरने के बाद भी उसी तरह होती है जैसे हम सोचते हैं कि होती है? यह सवाल हमें उस सीमा तक ले जाता है जहां हम यह सोचने लगते हैं कि हमारा अनुभव और सच क्या है। एक और पहलू है जो इस सवाल को और दिलचस्प बना देता है। अगर हम कहते हैं कि पेड़ गिरने की आवाज नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी दुनिया और हमारी समझ
सिर्फ एक इंटरेक्टिव अनुभव है। हम जिस तरह से चीजों को समझते हैं, क्या वह हमारे दिमाग की एक प्रोसेस है जो हमें एक विशेष तरह की दुनिया दिखाती है? क्या हम सिर्फ उस दुनिया को अनुभव करते हैं जो हमारे दिमाग की समझ में है और बाकी सब कुछ अस्तित्व में नहीं आता? आखिरकार यह सवाल न केवल एक साधारण पेड़ की गिरने की आवाज के बारे में है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व और हमारे अनुभवों की सच्चाई के बारे में भी है। क्या सच में हम वही अनुभव करते हैं जो हमारी सोच और चेतना द्वारा बनते हैं? और क्या वही असली है? यह सवाल हमें अपनी वास्तविकता और उन सीमाओं के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है जो हम मानते हैं और जो हम जानते हैं। 15. लुकिंग इनटू द पास्ट। सोचिए, अगर आप अपने अतीत को वापस देख सकते हैं, तो क्या आप वही सब कुछ बदलना चाहेंगे जो आपने किया था? क्या आपको लगता है कि कुछ फैसले जो आपने पहले लिए थे गलत थे? हम सब अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अपने अतीत को बदल सकें तो आज हमारी जिंदगी अलग होती। पर क्या सच में अतीत को बदलने से हमारा भविष्य बेहतर हो जाएगा, या फिर हम सिर्फ उसी चक्र में फंस जाएंगे जो पहले हमें परेशान करता था? कभी कभी हम अतीत के बारे में सोचते हैं और महसूस करते हैं कि हम उन फैसलों को बदलने के लिए तरसते हैं, लेकिन फिर भी क्या हम सच में उसे बदलना चाहते हैं? अतीत को देखना एक तरह का समय का खेल है, जहां हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ समय पहले लौट सकते तो क्या हम चीजों को सही तरीके से कर पाते। पर क्या सच में ऐसा संभव है? क्या हम अपने वर्तमान को बदल सकते हैं बस अतीत को देखकर? या फिर क्या अतीत सिर्फ एक फीडबैक लूप है जो हमें यह सिखाता है कि हमने क्या गलत किया? क्या हमें यह समझने की जरूरत है कि अतीत हमारे लिए एक शिक्षक है और जो हम आज हैं वह उसी अतीत का परिणाम है? और एक और दिलचस्प सवाल यह है कि क्या हम सच में अतीत को पूरी तरह से समझ सकते हैं? जब हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, तो क्या वह वही सच है जो हुआ था, या फिर हमारी यादें और हमारी सोच उसे बदल देती हैं? क्या हमें उस वक्त की पूरी तस्वीर दिखाई देती है, या सिर्फ वह जो हम उस समय महसूस कर रहे थे? कभी कभी हम कुछ चीजों को अच्छे तरीके से याद करते हैं और कुछ बुरी बातें जो हमें चोट पहुंचाती हैं उन्हें भूल जाते हैं। क्या हमारी यादें हमें केवल वही दिखाती हैं जो हम समझना चाहते हैं? अगर आप अतीत को बदलने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप वही इंसान बन पाएंगे जो आप आज हैं? क्या अतीत के फैसले ही आपको वो दिशा देते हैं जिसमें आप आज खड़े हैं? क्या हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे सारे फैसले और गलतियां ही हमें बेहतर इंसान बनाती हैं? या फिर हम खुद को इतना कष्ट देते हैं कि अतीत को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि हम यह नहीं समझ पाते कि वही हमसे कई चीजें सिखाते हैं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं? इसके अलावा क्या सच में कोई तरीका है जिससे हम अतीत को देखकर उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं? क्या हम कभी भी अतीत में वापस जा सकते हैं और उन फैसलों को बदल सकते हैं जिन्हें हमने पहले लिया था? और अगर हम बदल भी दें, तो क्या वही रास्ता हमें उस जर्नी पर ले जाएगा जो हमें आज मिली है? क्या यह पूरी कोशिश सिर्फ एक भ्रम है जो हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हमारे पास किसी तरह का नियंत्रण नहीं है? अंत में यह सवाल यह भी उठता है कि क्या अतीत को देखना और उसे बदलने की इच्छा हमें सिर्फ हमारे वर्तमान से भागने की कोशिश करवा रही है? क्या हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की बजाय अतीत में फंसे हुए हैं? क्या यह जरूरी नहीं है कि हम अपने अतीत से सीखें और उसी को अपना अनुभव बनाकर आगे बढ़ें, बजाय इसके कि हम उसे बार बार देखें और पछतावें? क्या हम जो भी हैं वह अतीत का हिस्सा हैं और हमें अब उसे बदलने की बजाय उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की जरूरत है? 16. मेजरिंग टाइम और टाइम मेजरिंग अस। क्या आप कभी सोचते हैं कि क्या हम समय को माप रहे हैं या फिर समय हमें माप रहा है? रोज के जीवन में हम समय के साथ चलते हैं, घड़ी की टिक टिक सुनते हैं और अपने कामों को टाइमलाइन पर फिट करने की कोशिश करते हैं। हम समय को एक ऐसी चीज मानते हैं जिसे हम अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हम अपनी जिंदगी में समय को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर यह समय ही है जो हमें अपनी गति और दिशा तय करने पर मजबूर करता है? समय को मापने का तरीका हमारे हिसाब से बिल्कुल साफ लगता है। हम घड़ी के मिनट्स और सेकंड्स गिनते हैं, डेडलाइन सेट करते हैं और किसी खास वक्त पर कुछ ना कुछ करना तय करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय कभी स्थिर नहीं रहता? कभी ऐसा लगता है जैसे समय बहुत तेज भाग रहा है और कभी ऐसा भी लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। क्या यह सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, या सच में समय हमारे साथ एक अलग तरीके से खेलता है? जब हम समय की बात करते हैं तो अक्सर हम उसे एक बाहरी चीज मानते हैं, जैसे समय बाहर से आता है
और हम उसे अपने हिसाब से उपयोग करते हैं। पर क्या अगर यह विचार गलत हो? क्या समय सिर्फ एक आंतरिक एहसास है? क्या हम उस समय को महसूस करते हैं जो हमारे भीतर चल रहा है? हो सकता है कि समय का कोई ठोस अस्तित्व न हो, बल्कि यह सिर्फ हमारे अनुभवों का एक हिस्सा हो जो हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। क्या अगर हम समय को सिर्फ एक मापने का औजार समझते हैं और वह सच में हमें माप रहा होता है? क्या हमारी पूरी जिंदगी में समय ने ही अपनी धारा तय की है और हम खुद को उसी धारा के साथ बहते हुए पाते हैं? क्या हमें कभी यह महसूस होता है कि हम किसी एक पल में फंसे हुए हैं और हमें समय की गति के आगे झुकना पड़ता है? क्या समय की सटीकता ही हमें अपनी जिंदगी में दिशा देती है, या फिर हम उस दिशा को ही केवल समय के आधार पर मापते हैं? समय की सीमाओं को समझने के लिए हमें खुद को समय के इस जाल में फंसा हुआ महसूस होता है। हम हर दिन सोते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, लेकिन क्या हम सच में समय का पालन करते हैं, या फिर समय हमें यह सब करने के लिए मजबूर करता है? क्या समय हमें हमारी जिंदगी की सच्चाई दिखाता है, या फिर हम अपने ही भ्रम में जी रहे होते हैं? हो सकता है कि समय खुद भी एक बेमानी अवधारणा हो जिसे हम सिर्फ एक तरीके से सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंत में अगर हम समय को सिर्फ एक मापने का साधन मानते हैं तो हम यह कभी नहीं समझ पाते कि समय का असली मतलब क्या है। हो सकता है कि हम उसे जितना मापने की कोशिश करेंगे उतना ही वह हमारे हाथों से फिसलता चला जाएगा। क्या यह हो सकता है कि समय सिर्फ एक सोच का हिस्सा है और हम अपनी जिंदगी को समय के बिना भी जी सकते हैं? क्या हम सिर्फ अपने अनुभवों को जीने के लिए समय का पालन कर रहे हैं, या फिर समय खुद हमें इस दिशा में ले जा रहा है? 17. रियलिटी, इल्यूजन और ट्रूथ। कभी आपको ऐसा फील हुआ है जैसे सब कुछ रियल होते हुए भी अनरियल सा लगे? जैसे आप आसपास की चीजें देख तो रहे हैं लेकिन दिल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे? अब सोचो, क्या ये रियलिटी है या बस एक इल्यूजन? क्या हो अगर आप अभी जो देख रहे हो, ये पूरा वर्ल्ड, वो सिर्फ एक सिमुलेशन हो, जैसे किसी ड्रीम में जी रहे हो जो किसी और के कंट्रोल में चल रहा है? साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन फिलॉसफी और फिजिक्स दोनों ही ये सवाल पूछते आए हैं, ये रियलिटी सच में रियल है या सिर्फ हमारे माइंड का ट्रिक? आपने कभी वर्चुअल रियलिटी गेम खेला है? उस हेडसेट को पहनते ही सब कुछ रियल लगता है, ट्रीज, लोग, रोड्स, सब जैसे सच में एग्जिस्ट कर रहे हो। लेकिन जैसे ही हेडसेट उतारते हो पूरा वर्ल्ड गायब हो जाता है। अब सोचो, क्या गारंटी है कि अभी जो आप महसूस कर रहे हो वो भी किसी और हेडसेट का हिस्सा नहीं? क्या हम भी किसी हायर कॉन्शियसनेस के एक्सपेरिमेंट में फंसे हुए हैं? हो सकता है ये दुनिया उस वीआर का एक वर्जन हो जहां हमें बस इतना पता है जितना जानने की इजाजत दी गई है। रियलिटी की सबसे स्केरी बात यह है कि हमें कभी पूरे सच का पता नहीं चलता। हम सेंसेस से जो भी परसीव करते हैं वो फिल्टर्ड होता है। आंखें लिमिटेड कलर्स देख सकती हैं, कान लिमिटेड साउंड सुन सकते हैं, और दिमाग उन चीजों को प्रोसेस करता है जो उसके पैटर्न में फिट होती हैं। मतलब जो चीजें आपकी रियलिटी का हिस्सा नहीं बनती वो शायद सच में एग्जिस्ट करती हों, लेकिन आप उन्हें देख ही नहीं सकते। Isn't that crazy? कि शायद रियलिटी कहीं ज्यादा बड़ी है जितनी हमें दिखती है। अब सोचो, अगर कोई ऐसा ट्रूथ हो जो हमारी सारी समझ को चैलेंज कर दे, जैसे कि जो लोग हेलुसिनेट करते हैं, क्या वो सच में कुछ ऐसा देख रहे हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखता? या जो लोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस फील करते हैं, क्या वो किसी दूसरी रियलिटी में झांक रहे होते हैं? शायद हमारी पूरी रियलिटी परसेप्शन पर डिपेंड करती है, और अगर परसेप्शन बदल जाए तो रियलिटी भी बदल सकती है। सो व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट, ये सब रिलेटिविटी का गेम है। कभी कभी हम इतना डीपली अपने रूटीन में घुस जाते हैं कि ये सोच ही नहीं पाते कि हमारी रियलिटी बनी कैसे है। बट जब अचानक कोई शॉकिंग इवेंट होता है, लाइक लॉस, हार्ट ब्रेक या कोई डीप रियलाइजेशन, तब लगता है जैसे कोई वेल हट गया हो और एकदम से सब कुछ अलग दिखने लगता है। ये मोमेंट्स ही हमें क्वेश्चन करने पर मजबूर करते हैं, क्या मैं अब तक जो मान रहा था वो सब सच था, या बस एक कहानी जो मैंने खुद को सुनाई थी? और तब लगता है रियलिटी इज फ्रैजाइल। आखिर में सवाल बस इतना है, क्या सच में कोई एब्सोल्यूट रियलिटी एग्जिस्ट करती है, या हर किसी की अपनी पर्सनल रियलिटी होती है? क्योंकि अगर रियलिटी सिर्फ इंटरप्रिटेशन है तो शायद हम सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, जो थोड़ी सी सच, थोड़ी सी झूठ और बहुत सारी इमेजिनेशन से बनी है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से ये पूछें कि क्या ये सब सच है, तो जवाब शायद ये होगा, डिपेंड्स,
किस लेंस से देख रहे हो। 18. रिमेंबरिंग द फ्यूचर। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आपको कोई चीज पहले से पता हो, लेकिन वो फ्यूचर में होने वाली है? जैसे किसी न्यू जगह पर जाते ही डेजा व्यू वाला फीलिंग आए और आप सोचो मैं यहां पहले आ चुका हूं, लेकिन असल में आप कभी नहीं आए। अब सोचो, क्या हम फ्यूचर को भी मेमोरी की तरह स्टोर कर सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा माइंड बेंडिंग है, लेकिन कई फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट का मानना है कि टाइम सिर्फ लिनियर नहीं होता। शायद हम फ्यूचर को भी कुछ हद तक रिमेंबर कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी रिमेंबर द पास्ट। फिजिक्स में कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि टाइम एक इल्यूजन है और एक्चुअल में सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, बस हम उसे एक ऑर्डर में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो टेक्निकली आपकी फ्यूचर मेमोरीज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, पर आपको वो अभी एक्सेस नहीं है। लेकिन कभी कभी ब्रेन किसी ग्लिच की वजह से उस डेटा को लीक कर देता है। तभी तो डेजा व्यू, ड्रीम्स या गट फीलिंग जैसी चीजें होती हैं। क्या पता आपने जो फ्यूचर देखा वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था, बल्कि मेमोरी थी जो थोड़ा अर्ली प्ले हो गई। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सोचो, ड्रीम्स। आपने कभी ड्रीम में कुछ ऐसा देखा जो बाद में सच हो गया? वो कोई सीन, कोई इंसान या कोई कॉन्वर्सेशन हो सकती है। ये ड्रीम्स बस रैंडम विजुअल्स नहीं होते, हो सकता है वो आपकी फ्यूचर टाइमलाइन से लीक हुए पीसेस हों। अगर टाइम फिक्स्ड है नहीं है, तो फ्यूचर भी कहीं किसी लेयर में मौजूद है, और ड्रीम्स उस लेयर तक पहुंचने का एक अनकॉन्शियस रास्ता हो सकता है। What if dreams are future memories visiting us early? अब बात करते हैं इंट्यूशन की, वो अंदर से आने वाली आवाज जो आपको कहती है कि कुछ करने से पहले रुक जाओ या किसी रास्ते पर चले जाओ। कई बार हम अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि वही सही था। कुड इट बी कि आपकी इंट्यूशन भी फ्यूचर मेमोरीज की एको है, एक ऐसा सेंस जो आपको उस वर्जन से जोड़ता है जो आप फ्यूचर में बनने वाले हैं। हो सकता है वो फीलिंग सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि टाइम की दूसरी डायरेक्शन से आती सिग्नल्स हों। अगर ऐसा है तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या हम अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं अगर हम उसे समहाउ फील कर लें? या फिर फ्यूचर भी उतना ही फिक्स्ड है जितना पास्ट? और अगर हम फ्यूचर को ऑलरेडी जानते हैं, तो क्या हमारे पास असल में कोई फ्री विल है? क्या हम बस एक मूवी में एक्ट कर रहे हैं जहां स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखा जा चुका है? या फिर हमारी चॉइसेस ही ऑल्टरनेट फ्यूचर्स क्रिएट करती हैं और हम अनकॉन्शियसली उसी फ्यूचर को रिमेंबर करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट लाइकली है? आखिर में फ्यूचर रिमेंबरिंग का आइडिया थोड़ा साइफाई लगता है, लेकिन जितनी बार आपने वो गट फीलिंग, डेजा व्यू या ड्रीम देखा है जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया, वो सब क्लूज हो सकते हैं कि टाइम उतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। शायद हमारा माइंड टाइम के लेयर्स को एक्सेस कर सकता है, बस हम उस सिग्नल को समझ नहीं पाते। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई स्ट्रांग फीलिंग आए फ्यूचर को लेकर, उसे इग्नोर मत करना। शायद वो फ्यूचर की मेमोरी है जो खुद आपको याद दिला रही है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। 19वां, द लास्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी। कभी सोचा है, अगर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाए, इंसान, सभ्यता, कल्चर, सिटीज, तो आखिर में ह्यूमैनिटी का आखिरी ट्रेस क्या बचेगा? कोई सॉन्ग, कोई मैसेज डीप स्पेस में भेजा गया, या बस कोई फॉसिल जिसमें हमारी कहानी दबी हुई हो? यह सवाल बहुत बेसिक लग सकता है, पर इसका वेट बहुत डीप है। क्या हम सब कुछ खोने के बाद भी कुछ ऐसा छोड़ जाएंगे जो ये बताए कि हम कभी एग्जिस्ट करते थे? और अगर हाँ, तो वो किसके लिए होगा? किसी एलियन रेस के लिए या बस खुद यूनिवर्स के लिए? सोचिए, अगर कल एक एस्ट्रॉयड आ जाए और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे, तो कौन सी चीज बची रहेगी? शायद वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट जो अभी भी स्पेस में घूम रहा है, जिसके साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड है जिसमें हमारी आवाजें, लैंग्वेजेस और कुछ म्यूजिक के टुकड़े हैं। लेकिन क्या वो काफी है एक पूरी सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए? या फिर वो बस एक बिखरी हुई विस्पर होगी जो किसी को शायद कभी मिले? शायद नहीं। क्या इंसान का लेगेसी इतना फ्रेजाइल है कि एक कॉस्मिक इवेंट ही उसे मिटा सकता है? अब इमेजिन करो, हजारों साल बाद कोई एलियन स्पीशीज धरती पर आता है। उन्हें इंसानों के कोई फॉसिल्स मिलते हैं, कुछ बिल्डिंग्स के रिमेन्स, शायद कोई डिजिटल फाइल जो बच गई। क्या वो हमारी इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, लव और ड्रीम्स को समझ पाएंगे? या फिर हम उनके लिए बस एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज होंगे, जैसे आज हम डायनासोर्स को देखते हैं? कितना अजीब है ना कि हम सब कुछ बना रहे हैं, पर एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जब हमारे होने का मतलब ही खो जाए। फिर सवाल ये उठता है, क्यों कर रहे हैं ये सब? शायद आंसर है,
हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम याद रखे जाएं। हमारी पेंटिंग्स, सॉन्ग्स, स्टोरीज और डिजिटल डेटा, ये सब एफर्ट्स हैं हमारी प्रेजेंस को इमॉर्टल बनाने के। पर इस इमॉर्टैलिटी का क्या फायदा जब देखने वाला कोई ना हो? जब आखिरी इंसान भी चला जाएगा तो वो मेमोरी किसके पास होगी? क्या यूनिवर्स खुद हमें याद रखेगा? और विल एवरीथिंग वी आर जस्ट डिसॉल्व इनटू साइलेंस? ये थॉट थोड़ा डिप्रेसिंग हो सकता है, लेकिन उसी समय ये हमें याद दिलाता है कि हर मोमेंट कितना प्रेशियस है। और क्या पता, शायद हमारी कॉन्शियसनेस ही वो आखिरी ट्रेस हो जो कहीं और कैरी हो जाए, जैसे कोई अनसीन फ्रीक्वेंसी जो कहीं स्पेस में गूंज रही हो सकता है ह्यूमन थॉट्स इतनी पावरफुल हों कि वो टाइम और स्पेस के बाहर भी एग्जिस्ट करें। हम सोचते हैं कि बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स ही हमारी लेगेसी हैं, पर क्या पता आखिरी ट्रेस कोई आइडिया हो, कोई अनसीन एनर्जी जो कहीं स्पिन हो रही है। मे बी ह्यूमैनिटी डजंट एंड विद डिस्ट्रक्शन, मे बी इट एकोज इनटू डायमेंशंस वी डोंट येट अंडरस्टैंड। इसलिए जब आप अगली बार कुछ लिखें, गाएं, सोचें या प्यार करें, तो याद रखें कि ये एक्ट छोटा लग सकता है, पर शायद यही आपकी आखिरी निशानी बन जाए। वो छोटी सी बात जो किसी और को इंस्पायर करेगी, कोई ट्रेस छोड़ जाएगी जो साबित करेगा कि आप थे। और शायद यही ह्यूमैनिटी की असली ताकत है। हम मिट भी जाएं तो भी कुछ ना कुछ बचा रहता है, कभी एक मेमोरी बनकर, कभी एक वाइब्रेशन बनकर, और कभी एक विस्पर्ड नेम इन द वॉइड। 20वां, अनकॉन्शियस एक्शंस। कभी आपने नोटिस किया है कि दिन में आप कितनी चीजें बिना सोचे समझे कर लेते हैं, जैसे ब्रश करना, फोन उठाकर स्क्रॉल करना या रास्ता चलते हुए किसी को देखना। ये सब एक्शंस ऑटो पायलट पे होते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी पूरी लाइफ का बड़ा हिस्सा ऐसे ही अनकॉन्शियस चला जा रहा हो। ये स्केरी है पर सच भी है। हम समझते हैं कि हम हर चीज का फैसला खुद ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हमारा ब्रेन पहले से ही डिसाइड कर चुका होता है, हम बस फॉलो कर रहे होते हैं। साइंस कहती है कि हमारी बॉडी पहले रिएक्ट करती है, फिर हमें लगता है कि हमने डिसीजन लिया। मतलब आप सोचते हो आपने कॉन्शियसली किसी को टेक्स्ट किया, पर आपका ब्रेन पहले ही उस एक्शन को एग्जीक्यूट कर चुका होता है। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि आपकी हर छोटी बड़ी चॉइस शायद उतनी फ्री नहीं है जितनी आप सोचते हो। जैसे कोई अंदर बैठा इनविजिबल वर्जन ऑफ यू सब कंट्रोल कर रहा हो और आप बस उसका एक्सटर्नल वर्जन हो। अब इससे एक और सवाल उठता है, अगर हम इतने ऑटोमेटेड हैं तो क्या हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं अपने एक्शंस के लिए? मतलब अगर आपका दिमाग खुद ही चीजें कर रहा है और आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या आप वो हो जो जवाबदेह है? ये चीज हमारे आइडेंटिटी और मोरालिटी के कॉन्सेप्ट्स को हिला देती है। शायद इसी वजह से कई बार हमें गिल्ट या रिग्रेट होता है उन चीजों का जो हमने जाने अनजाने में कर दिया, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड तब फुली अवेयर नहीं था। अब इमेजिन कीजिए, आपकी पूरी लाइफ का 80% बस हैबिट्स और पैटर्न से चल रहा है। आप उठते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही टाइप के लोगों से बात करते हैं, और ये सब चीजें इतनी डीपली एम्बेडेड होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप खुद को रिपीट कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर यही अनकंफर्टेबल थॉट्स हमें जागने का मौका देते हैं, अवेयर बनने का, अपनी रूटीन को क्वेश्चन करने का। अगर आप थोड़ा सा भी पॉज लेकर हर रोज कुछ मोमेंट्स के लिए ऑब्जर्व करें कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो शायद आप उन पैटर्न्स को तोड़ सकें। धीरे धीरे आप अवेयर लिविंग शुरू कर सकते हैं, जहां हर एक्शन थोड़ा ज्यादा इंटेंशनल हो, थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड हो। ये इजी नहीं है, लेकिन यही तो वो प्रोसेस है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। आप बस मशीन की तरह नहीं जी रहे, आप कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, कोई काम करें या सिर्फ अकेले बैठे हों, खुद से एक सवाल पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? शायद आंसर आपको हर बार ना मिले, लेकिन वो सवाल पूछना ही फर्स्ट स्टेप है। शायद यही अवेयरनेस, यही छोटी सी पॉज आपके अनकॉन्शियस एक्शंस को कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस में बदल दें, और शायद इसी में आपकी असली फ्रीडम छुपी हो। 21. द यूनिवर्स एज अ ड्रीम। कभी आपने सोचा है कि ये जो पूरी दुनिया हमें दिखती है, ट्रीज, स्काई, लोग, मेमोरीज, ये सब किसी ड्रीम का हिस्सा हो सकते हैं? जैसे आप रात को ड्रीम देखते हैं और उसमें सब रियल लगता है, वैसे ही क्या ये पूरी यूनिवर्स भी किसी बड़े कॉन्शियसनेस का सपना है? साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स दोनों ने ये क्वेश्चन उठाया है कि कहीं हम सब एक ऐसे रियलिटी में तो नहीं हैं जो असल में इमेजिनेशन हो। अब सोचिए, ड्रीम्स में हर चीज इंस्टेंटली पॉसिबल होती है। टाइम स्किप हो सकता है,
स्पेस चेंज हो सकता है और लोग बिना लॉजिक के अपीयर जस्ट डिसअपीयर हो सकते हैं। अगर हम इस रियलिटी को ड्रीम माने तो शायद वही चीजें यहां भी सटल तरीके से हो रही हैं। डेजा व्यू, टाइम डिस्टॉर्शन या कभी कभी रैंडम फीलिंग्स का आना, ये सब हिंट हो सकता है कि इस रियलिटी की फाउंडेशन भी उतनी सॉलिड नहीं है जितनी हमें लगती है। जब आप सोते हैं और ड्रीम देखते हैं, उस वक्त आप ये नहीं जानते कि वो ड्रीम है, आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं। ठीक वैसे ही क्या अभी आप इस यूनिवर्स में इतना डीपली इन्वॉल्व हैं कि आपको यह समझ नहीं आ रहा कि आप ड्रीम में हैं? और अगर यूनिवर्स एक ड्रीम है तो ड्रीम देखने वाला कौन है? क्या वो कोई हायर बीइंग है या खुद आप? क्या आप ही वो कॉन्शियसनेस हैं जो ये पूरा सिस्टम इमेजिन कर रही है? अब एक और क्वेश्चन उठता है, अगर ये यूनिवर्स एक ड्रीम है तो क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ल्यूसिड ड्रीम? कुछ लोग कहते हैं कि थॉट्स और बिलीफ से हम रियलिटी शेप कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन जैसी चीजें भी इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई हैं। अगर आप डीपली बिलीव करते हैं कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं तो यूनिवर्स वैसे ही बेंड होने लगता है। हो सकता है ये एक हिंट हो कि आप इस ड्रीम के क्रिएटर हैं, पार्शली ही सही। लेकिन इस आइडिया का दूसरा साइड थोड़ा स्केरी भी है। अगर यूनिवर्स ड्रीम है तो इसका मतलब है कि ये कभी भी एंड हो सकता है। जैसे आप सुबह उठते हैं और ड्रीम खत्म हो जाता है, वैसे ही क्या ये सब कुछ भी एक दिन वैनिश हो जाएगा? क्या हम सभी उस वेकअप कॉल का इंतजार कर रहे हैं जहां हम असली रियलिटी में जागेंगे? और अगर ऐसा है तो वो रियल रियलिटी कैसी होगी? क्या हम उसे हैंडल कर पाएंगे? इस पूरे थॉट के बाद एक सवाल बचता है, अगर यूनिवर्स ड्रीम है तो मीनिंग कहां से आएगा? पर शायद इसी में असली ब्यूटी है। आप अपने ड्रीम को मीनिंगफुल बना सकते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि इस ड्रीम में आप किस तरह का कैरेक्टर बनना चाहते हैं, एक सीकर, क्रिएटर या ऑब्जर्वर। सो अगली बार जब आप स्काई देखें या खुद से बात करें, एक मोमेंट के लिए रुककर सोचिए, क्या मैं किसी ड्रीम में हूं? और उस क्वेश्चन से जो फीलिंग आए, बस वही आपकी रियलिटी है। 20 सेकंड, द फ्लीटिंग यंगेस्ट पर्सन। एक सेकंड के लिए सोचिए, इस पूरे प्लेनेट पर हर सेकंड कोई ना कोई बच्चा पैदा हो रहा है और जैसे ही वो पैदा होता है वो बन जाता है यंगेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। लेकिन जस्ट एक ही सेकंड के लिए। अगले ही मोमेंट कोई और बच्चा पैदा होता है और वो टाइटल चला जाता है। ये फैक्ट जितना सिंपल लगता है उतना ही माइंड बेंडिंग है। एक ऐसा टाइटल जो हर सेकंड किसी नए इंसान को मिलता है और उतनी ही तेजी से उससे छीन भी लिया जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस दुनिया में हर एक सेकंड एक नया इंसान आ रहा है और उस एक सेकंड के लिए वो दुनिया का सबसे नया, सबसे फ्रेश इंसान होता है जिसे अभी किसी ने भी देखा, सुना या जाना नहीं। पर उसी सेकंड कोई और बेबी आ जाता है और वो सबसे यंगेस्ट पर्सन बन जाता है। ये कांस्टेंट चेंज रियलिटी की उस टेम्पररी नेचर को दिखाता है जिसे हम ऑफ्टन इग्नोर कर देते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना आइडेंटिटी ना पोजीशन। अब थोड़ा डीपली सोचिए, क्या हम सब भी कभी उस फ्लीटिंग यंगेस्ट पर्सन थे? बिल्कुल। एक समय पर हम सब इस दुनिया के सबसे नए इंसान थे, पर हमें वो मोमेंट याद नहीं, ना किसी और को। ये थॉट हमें ये याद दिलाता है कि हमारी लाइफ की शुरुआत कितनी ऑर्डिनरी और कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी दोनों थी। ऑर्डिनरी क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ हुआ है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्योंकि वो मोमेंट सिर्फ हमारा था, एक सेकंड के लिए। ये बात भी सोचने लायक है कि जैसे ही कोई बच्चा बॉर्न होता है वो एक इनविजिबल रेस में एंटर कर जाता है, ग्रो करने की, सीखने की, आगे बढ़ने की। और धीरे धीरे वो यंगेस्ट टैग से मूव होकर ओल्डर और इवेंचुअली ओल्डेस्ट की तरफ जाने लगता है। हर इंसान का जर्नी एक ही पैटर्न फॉलो करता है, पर उसमें इमोशंस, चॉइसेस और एक्सपीरियंसेस यूनिक होते हैं। और यही बात इस फ्लीटिंग मोमेंट को और भी स्पेशल बनाती है। इस पर्सपेक्टिव से देखने पर यह समझ आता है कि लाइफ कितना फास्ट मूव करती है। एक सेकंड में हम किसी एक आइडेंटिटी को होल्ड करते हैं और अगले ही मोमेंट वो आइडेंटिटी किसी और की हो जाती है। ये थॉट शायद आपको थोड़ी साई एग्जिस्टेंशियल फीलिंग दे, पर साथ ही ये भी रिमाइंड करता है कि हर मोमेंट कितना वैल्यूएबल है। हर सेकंड किसी की शुरुआत है और किसी की याद बन रही होती है। तो अगली बार जब आप किसी न्यूबॉर्न को देखें या किसी बच्चे को ऑब्जर्व करें, तो एक बार सोचिए, क्या ये बच्चा कभी वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट पर्सन रहा होगा? शायद हाँ, और आप भी। ये थॉट आपको एक स्ट्रेंज सा कंफर्ट दे सकता है,
कि हम सब ने एक बार वो मोमेंट होल्ड किया था जब पूरी दुनिया में हम सबसे नए थे। और शायद यही मोमेंट वो है जो हमें साइलेंटली जोड़ता है एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस में। 23rd, आर वी ड्रीमिंग नाउ? कभी आपने ये सोचा है कि जो अभी हो रहा है, आप ये पढ़ रहे हैं, आसपास की चीजें देख रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या ये सब सच है या फिर ये भी एक सपना है जो आपको असली लग रहा है? ये क्वेश्चन जितना सिंपल लगता है उतना ही डीप है। हम सपनों में भी तो सब कुछ रियल महसूस करते हैं। भागना, बोलना, डरना, हंसना, हर इमोशन बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे रियलिटी में होता है। तो फिर कैसे पता चले कि अभी हम सपना नहीं देख रहे? हमारी सेंसेस, देखना, सुनना, छूना, सब कुछ हमें रियलिटी का इल्यूजन देती हैं, पर ब्रेन तो सपना देखते वक्त भी वही सिग्नल्स प्रोसेस करता है। तो क्या गारंटी है कि अभी जो चल रहा है वो रियल है? डेकार्ट जैसे फिलोसोफर्स ने भी कहा था, व्हाट इफ अ डीमन इज ट्रिकिंग आवर माइंड्स? आज की लैंग्वेज में कहें तो क्या कोई सिमुलेशन या ग्लिच हमारे पूरे एक्सपीरियंस को फेक बना रहा है? और अगर हाँ, तो क्या ये मैटर करता है? क्योंकि अगर ये ड्रीम भी है तो हम तो उसे फील कर ही रहे हैं ना। कुछ लोग ल्यूसिड ड्रीमिंग में बिलीव करते हैं, जहां उन्हें पता होता है कि वो सपना देख रहे हैं और वो उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। सोचो, अगर आज की लाइफ भी एक ल्यूसिड ड्रीम हो, पर हमें बस वो अवेयरनेस नहीं है। शायद कभी कभी जो रैंडम थॉट्स आते हैं, डेजा व्यू होता है या किसी सिचुएशन में अचानक कुछ ऑफ फील होता है, वो इसी ड्रीम की क्लूज हो सकते हैं। जैसे कोई इनविजिबल कर्टन थोड़ा सा हिल रहा हो और हमें रियलिटी के पीछे की एक झलक मिल रही हो। इस थॉट को मानना स्कैरी भी है और फ्रीइंग भी। स्कैरी इसलिए क्योंकि अगर ये सपना है तो शायद जो लोग हमारे साथ हैं वो भी बस इमेजिनेशन का हिस्सा है। और फ्रीइंग इसलिए क्योंकि अगर ये सपना है तो हम इसे बदल सकते हैं। जैसे सपनों में उड़ना, शेप बदलना, कुछ भी पॉसिबल होता है। शायद इसी रीजन से कुछ लोग इस थ्योरी को मोटिवेशन की तरह यूज करते हैं। लाइफ को ड्रीम की तरह ट्रीट करो, रिस्क लो, खुद को रिडिफाइन करो। अब सोचिए, अगर ये सपना है तो वेकअप कब होगा? और क्या जागने के बाद हम इसे याद रखेंगे जैसे सुबह उठते ही सपना भूल जाते हैं? या फिर ये ड्रीम कभी खत्म ही नहीं होगा और हम इसी में जीते रहेंगे? शायद हमारी पूरी जिंदगी एक लॉन्ग ड्रीम है और मौत उस ड्रीम से बाहर निकलने का दरवाजा। या फिर कोई और ही रियलिटी है जिसकी अभी हमें ग्लिम्स भी नहीं मिली है। ये सब इमेजिनेशन नहीं बल्कि डीप फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं जो कई लोगों ने सेंचुरीज से एक्सप्लोर किए हैं। तो अगली बार जब आपको कोई चीज एक्स्ट्रा रियल या एक्स्ट्रा अनरियल लगे, पॉज करके सोचिए, क्या मैं सपने में हूं? और फिर खुद से एक सवाल पूछिए, अगर ये सपना है तो क्या मैं इसे इंटरेस्टिंग बना रहा हूं या बस इसे गुजरने दे रहा हूं? क्योंकि चाहे ये ड्रीम हो या रियलिटी, एक बात क्लियर है, आपको अभी जो भी महसूस हो रहा है वो आपका ट्रूथ है। और शायद यही एक चीज है जो मैटर करती है।